हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओटी मेडिकल लेक्चर। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट कार्डियक सपोर्ट डिवाइस के बारे में, इंट्रा एरोटिक बैलून पंप यानी IABP। यह डिवाइस क्रिटिकल हार्ट पेशेंट के लिए लाइफ सेविंग हो सकता है। चलिए समझते हैं इसकी वर्किंग प्रिंसिपल, इंसर्शन एंड पोजीशन, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंट्रा एरोटिक बैलून पंप यानी IABP। तो चलिए इसको आप समझते हैं। व्हाट इज ए इंट्रा एरोटिक बैलून पंप, यानी इंट्रा एरोटिक बैलून पंप क्या होता है उसको हम लोग सबसे पहले समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये पूरा डिवाइस है, यानी ये जो मशीन है ये यही वर्क करता है, इसको सपोर्ट करता है इंट्रा एरोटिक बैलून पंप को पंप करने में, इन्फ्लेट करने में, डिफ्लेट करने में। इसमें जो ये लगा हुआ है मॉनिटर, इसमें हम लोग इसका वर्किंग जो होता है उसको हम लोग मॉनिटरिंग करके इसमें पता करते हैं कि ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग पता करते हैं कि इन्फ्लेट सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, सिंक्रोनाइज है या नॉन सिंक्रोनाइज है। इनको हम लोग यहाँ से मॉनिटर करते हैं। सिंक्रोनाइज क्या होता है उसको हम लोग पहले एक बार समझ लेते हैं। अगर बॉडी जो फंक्शन कर रहा है उसी के सेम अगर फंक्शन मशीन करता हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनाइज। अगर उससे थोड़ा डिफेंस वर्क करना स्टार्ट करता हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिंक्रोनाइज। यहाँ पे रफली समझते हैं, दो यहाँ पे पेशेंट को यहाँ पे रखे हैं, दो पेशेंट रखे हैं। इसको हम बोलेंगे आप ये राइट हैंड उठाइए, तो इसको भी इंस्ट्रक्शन देंगे सेम ही टाइम पे इसको राइट हैंड उठाने के लिए। अगर दोनों एक साथ हाथ को एक साथ उठाया एक डायरेक्शन में तो इसको हम लोग सिंक्रोनाइज्ड बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि सिंक्रोनाइज्ड क्या होता है। तो अब चलिए हम लोग पहले इसको समझते हैं ये होता क्या है। एन इंट्रा एरोटिक बैलून पंप IABP इज अ मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड टू असिस्ट ए हार्ट, यानी कि हम लोग इसका यूज करते हैं। इंट्रा एरोटिक बैलून पंप का यूज क्या करते हैं, ये मैकेनिकल डिवाइस है, यूज करते हैं, इसको असिस्ट करते हैं हार्ट के लिए। That's not pumping enough blood to the heart. Heart proper pumping enough blood को पूरे बॉडी में पंप नहीं कर पाएगा, उस टाइम में इसका यूज किया जाता है। और बॉडी को यानी मेरे हार्ट को प्रॉपर ब्लड मिल सके इसके लिए इसका यूज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे कि हम लोग कब इसका यूज करते हैं। चलिए एक बार और समझ लेते हैं। जब मेरा हार्ट प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता, हार्ट के मसल्स के पास ब्लड नहीं आ पाता, उस टाइम में हम इसका यूज करते हैं और यहाँ प्रॉपर ब्लड आने लगता है। और ब्लड अगर प्रॉपर आएगा तो इससे क्या होगा कि प्रॉपर फंक्शनिंग करने लगेगा हार्ट का मसल। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ए बैलून दैट सिट्स इन द एरोटा दैट इज रन बाय ए पंप, यानी कि इसमें क्या होता है, एरोटा के पास हम लोग कैथेटर के द्वारा इसका बैलून को ला करके इंसर्ट करते हैं, एक जगह इसको बैठा देते हैं, यानी कि यहाँ पर सिट कर देते हैं एरोटा के पास। यहाँ पर डिसेंडिंग आयोटा जो है एरोटा के पास आकर के बैलून को हम लोग फिक्स कर देते हैं, यहाँ पर ला करके हम लोग सिट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से पंपिंग करता है और ये अपना वर्किंग स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर देखिए लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, इससे हम लोग 2 से 3 सेंटीमीटर नीचे की तरफ इसको इंसर्ट करते हैं। इसका जो साइज होता है इससे तो हम लोग नीचे रखते हैं। इसका जो लेंथ होता है, बैलून का लेंथ होता है 22 से 26 सेंटीमीटर तक इसका होता है। ये आप जो देख रहे हैं इसको कैथेटर से इंसर्ट करते हैं। आगे हम लोग इसका टेक्निक को समझेंगे कि किस तरह से ये वर्क करता है। तो चलिए, और कहाँ से इंसर्ट करेंगे हम लोग, किस पोजीशन पे रखेंगे, ये आगे हम लोग इसको समझने वाले हैं। आइए इसका मैकेनिज्म ऑफ IABP को समझते हैं। इन्फ्लेशन सबसे पहले हम लोग समझते हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है, द बैलून इन्फ्लेट्स ड्यूरिंग डायस्टोल, यानी कि डायस्टोल क्या होता है, व्हेन द हार्ट रिलैक्स, जिस टाइम में हार्ट रिलैक्स होगा उस टाइम में डायस्टोल होगा। यहाँ पर देख रहे हैं जब रिलैक्स होगा, जिस टाइम में कार्डियक में फीलिंग होता है, जब ब्लड फील होता है उस टाइम में होता है डायस्टोल। डायस्टोल जिस टाइम में होगा उस टाइम में बैलून इन्फ्लेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इन्फ्लेट हो गया है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। जिस टाइम अगर रिलैक्स होगा, हार्ट मसल रिलैक्स होगा सुपेरियर वेना कावा और इंफेरियर वेना कावा से ब्लड फील होगा यहाँ पे राइट आर्टरियम के पास, और यहाँ से फिर
राइट वेंट्रिकल के पास फिल होगा, तो इस टाइम में जो फिल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डायस्टोल। सेम टाइम में यहाँ पे लेफ्ट आर्टियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के पास फिलिंग होता है और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल के पास फिल हो जाता है ब्लड, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डायस्टोल। डायस्टोल अब समझ गए होंगे, जिस टाइम में हार्ट मसल रिलैक्स होगा उस टाइम को हम लोग बोलते हैं डायस्टोल। दिस इंक्रीजेज डायस्टोलिक प्रेशर्स एंड इम्प्रूव कॉर्नरी ब्लड फ्लो। यानी कि क्या होता है उस टाइम में यहाँ पे कॉर्नरी ब्लड फ्लो यहाँ पे इम्प्रूव हो जाता है। जैसे कॉर्नरी आर्टरी यहाँ से निकलती है और फिर यहाँ से एक और कॉर्नरी आर्टरी निकलती है। इसमें क्या होता है ना, जब यहाँ पे डायस्टोल होगा, इन्फ्लेट ये हो जाता है, इन्फ्लेट होगा तो उस टाइम में इसको फिलिंग हो जाता है और यहाँ पे प्रॉपर जितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है हार्ट मसल्स को उतना मिल जाता है। यहाँ पर इम्प्रूव हो जाता है, इम्प्रूव कॉर्नरी ब्लड फ्लो हो जाता है, डिलीवरिंग मोर ऑक्सीजन टू द हार्ट मसल। यानी कि उस टाइम में क्या होता है कि बहुत ज्यादा जितना बॉडी को चाहिए, हार्ट का मसल्स को जितना ब्लड चाहिए उतना प्रोवाइड कर पाता है। इसी कारण इसको इन्फ्लेट किया जाता है। इसी कारण से हम लोग इंट्रा एरोटिक बैलून पंप का यूज भी करते हैं। उम्मीद करते हैं इन्फ्लेशन अब तक में आपको समझ में आ गया होगा कि डायस्टोलिक किस तरह से होता है। देखिए जिस टाइम में डायस्टोलिक होगा उस टाइम में इन्फ्लेशन होगा, दोनों सिंक्रोनाइज होता है, सिंक्रोनाइज्ड हो रहता है। जिस टाइम में डायस्टोलिक होगा उसी टाइम में ये इन्फ्लेट होगा। तो इसको उम्मीद करते समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पे बैलून देख रहे हैं आप, इन्फ्लेट कर रहा है। चलिए डिफ्लेशन को अब हम लोग समझते हैं। द बैलून डिफ्लेट्स जस्ट बिफोर वेंट्रिकुलर इंजेक्शन। अब यहाँ पर देखिए जिस टाइम में वेंट्रिकुलर इंजेक्शन होता है, अब यहाँ पे देखिए राइट वेंट्रिकुलर से जब ब्लड यहाँ पे राइट वेंट्रिकुलर है, यहाँ से जब ब्लड इंजेक्ट होकर के अयोटा में जाता है उस टाइम में उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक, यानी सिस्टोलिक प्रेशर से बोलते हैं। सिस्टोल के टाइम में ये डिफ्लेट हो जाता है। डिफ्लेट होगा तो यहाँ से पैसेज मिल जाएगा, यहाँ से एक पाथ मिल जाएगा और यहाँ से ब्लड फिर बॉडी में पूरा प्रोवाइड हो जाएगा। अगर ये इन्फ्लेट ही रहेगा तो यहाँ पे हार्ट का मसल्स का रप्चर हो सकता है, डिफेक्ट आ सकता है, तो ये उस टाइम में सिस्टोल हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि यहाँ पे डिफ्लेट हो जाता है, यहाँ का बैलून जो है यहाँ पर डिफ्लेट हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी यहाँ से मसल, जब यहाँ से मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड अयोटा के थ्रू बॉडी में चले जाता है। उस टाइम में जो बैलून है, बैलून क्या होगा, डिफ्लेट हो जाएगा। तो इसको याद रखना है कि कब क्या होता है। दिस रिड्यूज लेफ्ट वेंट्रिकुलस आफ्टर लोड, यानी कि क्या होता है, रिड्यूज हो जाता है, इसका जो लेफ्ट वेंट्रिकुलस का जो लोड होता है वह डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूज हो जाता है, मेकिंग इट इजियर फॉर द हार्ट टू पंप ब्लड। यानी कि इजी हो जाता है यहाँ पे हार्ट को पंप करने में ब्लड को। तो उम्मीद करते हैं अब तक में समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और समझ लेते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है और डिफ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन क्या किस टाइम में होगा, जब डायस्टोल प्रेशर बनाएगा उस टाइम में होगा। जिस टाइम में डायस्टोल जो होता है जब फिलिंग होने लगता है इसमें ब्लड, जिस टाइम में रिलैक्स होगा मसल्स उसको हम लोग बोलते हैं डायस्टोल। उस टाइम में इन्फ्लेट हो जाएगा बैलून। अब जब सिस्टोल होगा, सिस्टोल के टाइम में जो ब्लड हार्ट से बाहर निकलता है यानी हार्ट का मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सिस्टोल। तो उम्मीद करते हैं अब तक में समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए डायस्टोल और यहाँ पे सिस्टोल, तो इसी को हम लोग तभी समझ रहे थे। यहाँ पे जो बैलून को इंजेक्ट करा गया है यहाँ पर क्या है, इन्फ्लेट है, यहाँ पर डिफ्लेट है। द पंप इन्फ्लेट्स ड्यूरिंग डायस्टोल विच इंक्रीजेस कॉर्नरी आर्टरी परफ्यूजन प्रेशर्स thus improving मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई। यानी कि मायोकार्डियल के पास, कार्डियक मसल्स के पास पूरा इंप्रूव हो जाता है, वहां पर जो परफ्यूजन चाहिए, जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए वो सप्लाई हो पाता है प्रॉपर। द पंप डिफ्लेट्स ड्यूरिंग सिस्टोल विच रिड्यूस आफ्टर लोड एंड ऑगमेंट्स कार्डियक आउटपुट thus रिड्यूसिंग मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। यानी अब यहाँ पर क्या करता है, रिड्यूस कर देता है आफ्टर लोड, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका लोड कम हो जाता है, ऑगमेंटेड इसको बढ़ा देता है, कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देता है,
thus reducing मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि यहाँ पर भी रिड्यूस कर देता है, जितना हमको डिमांड होता है उतना पहुंचा पाता है। यूज ए इंडिकेटेड टू टेम्पररी कार्डियक सपोर्ट इनटू टू कैटेगरी, हम लोग दो कैटेगरी में इसको यूज करते हैं। ऑगमेंटेशंस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल फंक्शंस को करते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक्स जिसको हम लोग बोलते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है? हार्ट डू नॉट पंप इनफ ऑक्सीजनेशन टू द बॉडी, यानी हम लोग का जब हार्ट प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो नहीं कर पाता उसको हम लोग कार्डियोजेनिक शॉक बोलते हैं। रिडक्शन इन मायोकार्डियल इस्केमिया, यानी उस टाइम में भी हम लोग हो जाता है मायोकार्डियल इस्केमिया, जो हो जाता है कि हार्ट मसल्स डज नॉट रिसीव इनफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन जब इनफ नहीं ले पाएगा उस टाइम में होगा रिड्यूस ब्लड फ्लो थ्रू द, रिड्यूस हो जाता है रिड्यूस ब्लड फ्लो इनफ टू द कॉर्नरी आर्टरी में जो होता है वहां तक ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं हो पाता है और वहां पर रिड्यूस हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मायोकार्डियल इस्केमिया। तो उम्मीद करते हैं अब तक में यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग और समझते हैं। अब देखिए इसका समझना है इंसर्शन एंड पोजीशन, इनको समझना जरूरी है कि इंसर्शन कैसे होता है और इसका पोजीशनिंग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले फीमोरल आर्टरी को हम लोग समझते हैं। फीमोरल आर्टरी किस तरह से हम लोग इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के लिए दो ठो हम लोग टेक्निक का यूज करते हैं, दो साइड को यूज करते हैं। सबसे पहले फीमोरल करते हैं, उसके बाद सब क्लेवियन आर्टरी करते हैं। अगर फीमोरल में कोई अदर कंडीशंस होता है तब जा करके हम लोग यूज करते हैं देन सब क्लेवियन आर्टरी। एन इंट्रा एरोटिक बैलून पंप इज इंसर्टेड थ्रू ए कैथेटर, यानी हम लोग किसका यूज करते हैं? एक कैथेटर का यूज करते हैं। उसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं फीमोरल आर्टरी से इसको इंसर्ट करा जाता है। इंसर्ट करके देखिए यहाँ पे फीमोरल आर्टरी से यहाँ से कैथेटर को इंसर्ट करके यहाँ पर जो हमारा डिसेंडिंग आयोटा है वहां पर ला करके इसको प्रॉपर फिक्स कर देते हैं। तो चलिए मोस्ट कॉमनली भाया द फीमोरल आर्टरी, यानी कि मोस्ट कॉमनली यूज होता है फीमोरल आर्टरी में ही यूज करा जाता है। एंड पोजीशनड इन द डिसेंडिंग थ्रोसिस एयोटा, यानी कि डिसेंडिंग थ्रोसिस एयोटा के पास हम लोग जा करके इसको पोजीशन कर देते हैं, यहीं पे फिक्स करते हैं। द टिप ऑफ द बैलून इज आइडियली प्लेस्ड जस्ट डिस्टल टू द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी विच इज एबव 2 से 3 सेंटीमीटर बिलो इट, यानी इसका कहना है कि अगर आप इसको इंसल्ट किए हैं तो जो हमारा सबक्लेवियन आर्टरी है इससे 2 से 3 सेंटीमीटर बिलो, यानी कि नीचे की तरफ इसका टिप को इंसल्ट करना, इससे ऊपर नहीं जाना है, यहीं पे इसको लास्ट कर देना है, यानी ये जो है यहीं तक लास्ट रखना, इससे ऊपर नहीं जाना है। उम्मीद करते हैं अभी तक में आपको समझ में आ गया होगा। और हम लोग इसको इंसर्ट करने के बाद इसमें जो गैस को इसमें जो भरा जाता है हीलियम गैस भरा जाता है, इसको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको इस एक्सरे में दिखता होगा किस तरह से यहाँ से आ करके और यहाँ पे फिक्स करा गया है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब सबक्लेवियन आर्टरी को हम लोग देखते हैं। सबक्लेवियन आर्टरी क्या होता है? एन इंट्रा एरोटिक बैलून पंप इंसर्टेड थ्रू द सबक्लेवियन आर्टरी इज पोजीशंस इन द डिसेंडिंग आयोटा, यानी इसमें भी हम लोग कहाँ पे लाएंगे? डिसेंडिंग आयोटा के पास ही ये पोजीशनिंग होगा, लेकिन इसमें अब इंसर्ट कहाँ से किया जाएगा? यहाँ पे देखिए सबक्लेवियन जो आर्टरी है यहाँ से इंसर्ट करेंगे। तो कॉमन हम लोग यूज करते हैं फीमोरल, लेकिन अगर यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह होता है तब जाकर के सेकेंड ऑप्शन हम लोग यूज करते हैं सबक्लेवियन आर्टरी। तो चलिए यहाँ पे आ करके फिर इसको इंसर्ट करके यहाँ पर पोजीशनिंग किया जाता है। सेम पोजीशन पे होता है, पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ इंसर्शन का साइड चेंज होता है। विद द बैलून टिप टाइपिकली 2 से 3 सेंटीमीटर डिस्टल टू द ओरिजिन ऑफ द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, यानी कि यहाँ पर देखिए ओरिजिन जो होता है इससे 2 से 3 सेंटीमीटर जो इसका टिप होता है उससे थोड़ा हम लोग को नीचे ही रखना है। सबक्लेवियन आर्टरी देखिए लेफ्ट साइड का सबक्लेवियन आर्टरी से इसको इंसर्ट करा गया है, तो इसको ध्यान में रखना। अब तक हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसका इंडिकेशन को समझते हैं कि इंडिकेशन अब इसका यूज कहाँ होता है। तो चलिए उसको समझना जरूरी है। सबसे पहले कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक में इसका यूज करा जाता है
कार्डियोजेनिक शॉक से क्या होता है, जब हार्ट का जो मसल्स होता है वह सफिशिएंट ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पंप नहीं कर पाता है पूरा बॉडी में, उस टाइम में होता है कार्डियोजेनिक शॉक। तुम समझ में आ गया होगा। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, अब यहाँ क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन ऑल्सो कॉल्ड ए हार्ट अटैक, इसको हम लोग हार्ट अटैक भी कह सकते हैं। ये क्या होता है, एक ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल, यानी हार्ट का मसल तक अगर प्रॉपर ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा तो उस टाइम में हो जाता है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शंस, और इसी को हम लोग ऑल्सो नोन एज, इसी को हम लोग बोलते हैं हार्ट अटैक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मायोकार्डियाइटिस, यानी इसमें क्या होता है, मायोकार्डियल यानी मसल्स जो है कार्डियक मसल्स में इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे मायोकार्डियाइटिस, यानी इंडिकेशन उस टाइम में इसका यूज करा जाता है। इंट्राएरोटिक बैलून पंप का तब यूज कब यूज किया जाता है, तो आप देख रहे हैं जब कार्डियोजेनिक शॉक हो, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हो, मायोकार्डियाइटिस हो, उस टाइम में यूज किया जाता है। कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी के टाइम में भी हम लोग यूज करेंगे। कार्डियोमायोपैथी यूज में करते हैं इसको ऑल्सो नोन है हार्ट मसल्स डिजीज, यानी हार्ट मसल्स में कोई भी डिजीज हो जाएगा, अगर ये हार्ट मसल्स है, मसल्स में कोई भी डिजीज हो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी। फेल्योर टू सेपरेट फ्रॉम सीबीपी, यानी कार्डियोपल्मोनरी बाईपास, उस टाइम में अगर सेपरेट हो जाएगा उस टाइम में भी हम, अगर फेल्योर हो जाएगा उस टाइम में यूज करेंगे। प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव कार्डियक सर्जरी पेशेंट, यानी कि पोस्ट ऑपरेटिव हो या प्री ऑपरेटिव हो कार्डियक पेशेंट्स में हम लोग यूज करते हैं। जब कार्डियक पेशेंट्स का जो सर्जरी हुआ करता है उस टाइम उसका हम लोग उसके बाद यूज कर सकते हैं, चाहे उससे पहले यूज कर सकते हैं। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, यानी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो कि मोस्टली चाइल्ड में होता है, यहाँ पर जैसे इस तरह से सेप्टल हो जाता है एक दूसरे से ये जुड़ जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, उस टाइम में यूज करेंगे। सपोर्ट फॉर नॉन कार्डियक सर्जरी पेशेंट, यानी अब यूज करेंगे जब नॉन कार्डियक सर्जरी पेशेंट होगा उस टाइम में इसका सपोर्ट करेंगे। प्रोसीजरल सपोर्ट ड्यूरिंग कॉर्नरी एंजियोग्राफी, यानी कि हम लोग तब यूज करते हैं जब कॉर्नरी का एंजियोग्राफी होगा उस टाइम में यूज करते हैं। इंडिकेशन उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को समझते हैं। एरोटिक वैल्यूलर इनसफिशिएंसी, यानी कि तब यूज हम लोग नहीं करेंगे जब एरोटिक वाल्व है इसमें कोई डिफेक्ट आ जाएगा, इनसफिशिएंसी हो जाएगा, अगर इसमें कोई डिफेक्ट आएगा उस टाइम में हम लोग नहीं करेंगे। एरोटिक डिजीज जब होगा उस टाइम में नहीं करेंगे। एरोटिक डायसेक्शन, यानी यहाँ पे अगर डायसेक्ट हो जाएगा उस टाइम में नहीं करेंगे। एरोटिक एनोरिज्म, यानी एनोरिज्म समझ रहे हैं, जब ये एरोटा है, एरोटा में अगर डायलेट होकर के ये बैलून की तरह अगर फूलने लगेगा, इसी को एनोरिज्म बोलते हैं, उस टाइम में भी हम लोग ये परफॉर्म नहीं करेंगे। सीवियर पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज होगा उस टाइम में नहीं यूज करेंगे। सीवियर नॉन कार्डियक सिस्टेमिक डिजीज में हम लोग यूज नहीं करेंगे। मेसिव ट्रॉमा जब होगा उस टाइम में यूज नहीं करेंगे, अगर बहुत बड़ा ट्रॉमा रहेगा उस टाइम में यूज नहीं करेंगे। और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है, लिम्ब इस्कीमिया हो सकता है, यानी पैर हाथ में प्रॉपर ऑक्सीजन का फ्लो नहीं हो सकेगा। इन्फेक्शन हो सकता है, उसके बाद बैलून रप्चर हो सकता है, हेमोरेज हो सकता है, यानी ब्लीडिंग हो सकता है। इंटरनल साइड या एक्सटर्नल साइड, बॉडी का इंटरनल साइड या एक्सटर्नल साइड ब्लीडिंग हो सकता है। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टूड दिस इंफॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही उपयोगी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग बाद में आने वाली वीडियो प्लान करूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज़रूरी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।